हाँ चलो फिर, तो तुम लोग जैसे हम लोग पहले क्लास वर्क करते थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर पहला क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से तुम लोग सबको आता होगा, मैंने क्लास में बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। तुम लोग को रैंक निकालना है। एक वर्ड मैं दे रहा हूँ, एक्चुअली नाम है रचित, इसका रैंक निकालो। मुझे चेक करना है कि तुम लोगों को याद भी है या नहीं। याद है ये रैंक निकालना समझाया था क्लास में, याद है या नहीं है, दोनों बताओ। हाँ बस अब करके दिखाओ जरा, देखें याद भी है या नहीं। और रेफर नहीं करना, जितना याद है बताओ, नहीं तो मैं एक बार और बता दूंगा और एक और वर्ड दे दूंगा ताकि फिर से याद आ जाए। आराध्या को आता है कि नहीं? अबे तुम कभी भी नहीं था क्लास में, इसका मतलब तुम क्या करता था तुम। चलो तुम बताओ, ये गौरव तुम करो जरा, देखें कैसे करते हैं क्या करते हैं। तुम एक बार करो, 2 मिनट का टाइम तुमको दे दिए, फिर डिस्कस कर लेंगे और फिर एक और वर्ड दे देंगे ताकि सबके दिमाग में बैठ जाए, अगर भूले भी हो तो याद आ जाएगा। चलो स्टार्ट। 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, उसमें से हो गया 40 सेकंड। चलो छोड़ दो, नहीं याद है इसका मतलब, क्योंकि अगर याद होता ना तो अब तक हो जाता तुम्हारा क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 1.5 मिनट निकल गया। याद है या नहीं है गौरव, बताओ, फिर हम बता देंगे, एक क्वेश्चन और दे देंगे इसी के ऊपर में, रैंक निकालने के ऊपर में। वो सब नहीं, आंसर मेथड तो चलो हल्का हल्का फुल्का तुमको याद होगा ही, क्योंकि मैं क्लास में कुछ तो बताया हूँ तो ऐसे भूलोगे थोड़ी। चलो अभी ध्यान से सुनो कैसे करना है। इस वर्ड का रैंक कितना, क्या, छोड़ दो, दूर दूर तक नहीं होगा, ध्यान से सुन लो। अभी मैं तुमको एक ऐसा वर्ड करवा देता हूँ जो कि ये नहीं है, उसके बाद तुम लोग इस क्वेश्चन को कर लेना। तो मैं ले रहा हूँ ये वाला वर्ड जेनिथ। ऐसे क्वेश्चन में तुमको लिखा हुआ होगा कि इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड जेनिथ आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी देन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में ये जो लेटर्स तुमको दिख रहा है इसको इसी के ऊपर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगा दो। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब है जैसे जेड है, ई है, एन आई आई टी एच, तो सबसे पहले डिक्शनरी में जो लेटर आता है इनमें से वो है ई। उसके बाद आता है ई एफ जी एच, फिर आएगा आई, फिर आएगा एन, फिर आएगा टी और फिर आएगा जेड। ये करने के लिए तुमको 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद तुमको क्या करना है, एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करनी है फैक्टोरियल में, स्टार्टिंग विद 0 फैक्टोरियल। तो पहला हो गया 0 फैक्टोरियल, फिर हो गया 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल। अब ये हो जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये दोनों स्टेप 10 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही तुम्हारा फाइनल आंसर को डिसाइड करेगा। तुमको करना क्या है, सबसे पहला लेटर जो है उसको देखना है ओरिजिनल वर्ड में। ओरिजिनल वर्ड हम लोग इसको बोल रहे हैं जेनिथ को। तो इसमें जो पहला लेटर है वो है जेड। तो जहाँ पे भी तुम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाए हो वहाँ पे देखो कि जेड से पहले कितने लेटर्स हैं। कितने लेटर्स है बताओ, जहाँ पे 4 नहीं है 5 है, गिनो, ठीक से गिनो। जेड से पहले कि 5 है, 5, यहाँ पे 5 लिखा और इस जेड को कैंसिल कर दिया, कट कर दिया। अब अगला लेटर आया ई। अब ई जहाँ पे तुमने ओरिजिनल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाया है वहाँ पे ई से पहले कोई लेटर ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखो और इस ई को कट कर दो। अगला लेटर है एन। एन से पहले कितने हैं देखो जरा ऊपर,
जहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लग, 2 एक्चुअली 3 थे लेकिन एक कट हो गया इसलिए 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और n को कट कर देंगे। फिर बारी आता है, हाँ अब आ जाएगा याद, आई से पहले कितने हैं देखो जल्दी से, एक ही है बच्चे, वो तो कट एक है, तो यहाँ पे एक लिखा, आई कट कर दिया। अब टी से पहले कितने हैं देख लो जल्दी से, एक, यहाँ एक लिखा टी। एच से पहले 0, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ 0 हो गया। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पे 0 आया है उसको स्ट्रेट अवे कट कर दो, मतलब ये 2 कॉलम तुम्हारा कैंसिल हो गया, और जो बच गया उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5, 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 फैक्टोरियल इंटू 1, 1 फैक्टोरियल इंटू 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये 600 हो गया, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब इन सबको कर लो ऐड, ये तुमको देगा 615। अब बाद में क्या करना, 615 में अगर रुक जाओगे तो ये जेनिथ का एक वर्ड पहले तक का रैंक बताएगा, तो तुमको हमेशा लास्ट स्टेप में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो जो आंसर आया 616, दैट इज़ द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ। अब पहले तो ये बताओ समझ में आ गया सबको, तो मैं एक और वर्ड दे दूंगा, उसको निकाल के बताना पहले, उसके बाद आ गया समझ में, क्लियर है। आराध्या तुम पहली बार सीखा है, ये तो पहले सीखा हुआ है तो उसको याद आ गया, तुमको समझ में आया। चलो फिर एक क्वेश्चन करके बताओ, तुम लोग का इंपॉर्टेंट वर्ड दे रहा हूँ, इसका रैंक निकाल के बताना। वर्ड है मदर, निकालो। उसी तरीके से करना, अगर सही से समझे हो तो बिल्कुल सही आ जाएगा, फिर जो ओरिजिनल वर्ड है उसका भी निकाल लेना। स्टार्ट। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, इतनी देर में एक्चुअली आंसर आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट, थोड़ा स्लो क्यों हो जाता है बीच बीच में, थोड़ा सा जल्दी करना होता है एक्चुअली, क्योंकि नोन क्वेश्चन है ना, ये हो जाना चाहिए तब तक। हाँ बोलो, किसी का भी हुआ है तो आंसर बोल सकता है, या क्योंकि बोलोगे तभी पता चलेगा क्या डायरेक्शन में चल रहे हो। 312, ये किसका आंसर बोला, किसने बोला ये आंसर। चलो वेट करते हैं थोड़ा सा, गौरव बोलो जल्दी। बस ट्रक मत करो, उसने 312 बोला है, तुम बताओ तुम्हारा कितना रहा है। 308 नहीं होगा, 309 होगा, ठीक है, +1 तुम नहीं किया इसका मतलब। हाँ तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही क्लोज क्लोज सा आंसर होगा, जैसे उसने आराध्या ने जो आंसर दिया वो भी हो सकता है 308, 309, 310, 312 ऐसे करके कुछ दे देगा, तो इसका सही आंसर 309 है, ठीक है। अब देखो आराध्या तुम देख लो एक बार फिर से, क्योंकि उसके बाद जो पहला क्वेश्चन में लिखा था वो तुम लोग दोनों को करना है और दोनों ने सही आंसर देना है और एक ही आंसर देना है। सबसे पहला तुमने इसको अल्फ़ाबेटिक और ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले आएगा EFGHIJKLMNOPQRST, बोलते बोलते तुम ऊपर कर दिया काम,
यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। गलती ढूंढो। आराध्या कहाँ पे तुम गलती किया, अभी तुमको पता चल जाएगा। एम से पहले 2 लेटर्स हैं तो यहाँ 2 लिखा और इस एम को कट कर दिया। ओ से पहले 2 लेटर है, यहाँ 2 लिखा, ओ को कट कर दिया। टी से पहले 3 लेटर हैं, 3 लिखा, टी को कट कर दिया। एच से पहले 1 है, एच कट कर दिया। अब ई से पहले कुछ है ही नहीं तो यहाँ 0 लिखो, ई को कट कर दो। आर से पहले कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ 0 लिखो, आर को कट कर दो। अब मैंने बताया था जहाँ जहाँ 0 आया उसको उड़ा दो, जो बच गया 5 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 2 फैक्टोरियल इंटू 1, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, इंटू 2 करोगे 240, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, इंटू 2 करोगे 48, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इंटू 3 करोगे 18, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इंटू 1 करोगे 2। ऐड कर लो, ये 308 दे रहा होगा। यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ पे एक +1 करना है, आंसर आ गया 309। अब बोलो समझ में आ गया क्या आराध्या? सब समझ में आ गया, क्लियर? अब तुम्हारा जो ओरिजिनल वर्ड मैंने स्टार्टिंग में दिया था वो था रचित, इसका रैंक निकालो सब लोग जल्दी, क्योंकि इसी में 10 मिनट हम लोग का निकल गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, दैट आई डोंट माइंड, अनलेस और अनटिल तुम इसका आंसर सही दे देता है तो इसका मतलब 10 मिनट वेस्ट नहीं हुआ, यूज़ हुआ है। कितना आ रहा है? 481, बिल्कुल सही आंसर है। चलो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बिल्कुल, आपको और बोलने का कुछ जरूरत। सेकंड क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स, ये यहाँ से ले नहीं रहा है, फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट। टाइप कहाँ कर रहा है ये? मैं चाह रहा था ये टाइप करे, ये टाइप नहीं कर रहा है। बोल रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, मैंने यहाँ पे वो ऐप चलाया हुआ है ना, उसके हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट, देखो नहीं ले रहा है। फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट क्यों नहीं ले रहा है ये? बताना जरा, लगाओ दिमाग इसमें जरा, क्यों नहीं ले रहा है ये? फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स, नहीं नहीं, टैप टू पॉज है ना। फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट, कहाँ लिया? फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट, यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है, ये नहीं सब। फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट, इसलिए तो नहीं कि मैंने ईयरफोन लगाया हुआ, नहीं नहीं नहीं, वो रीज़न नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, गोली मारो, ट्राई किया था मैंने, नहीं हुआ। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें तुमको दिया हुआ है कि 6 प्रोग्रामर्स हैं एंड 4 टाइपिस्ट, ठीक है, और एक ऑफिस को रिक्रूट करना है 5 लोगों को। एन ऑफिस वांट्स टू रिक्रूट 5 पीपल, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन सच दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट। अगर इंग्लिश अच्छा है तो मुझे हिंदी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर इंग्लिश बुरा है तो बता दो, मैं बता देता हूँ हिंदी में क्या है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? चलो मैं हिंदी में बता दूँ। देखो 6 प्रोग्रामर और 4 टाइपिस्ट आए हैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए, सोच लो, और एक ऑफिस को 5 लोगों को ही रिक्रूट करना है, लेकिन उसमें एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट होना चाहिए। अभी एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट, तो इसका मतलब है 1 टाइपिस्ट भी हो सकता है, 2 टाइपिस्ट भी हो सकता है, 3 टाइपिस्ट भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 4 से ज़्यादा तो है ही नहीं, लेकिन लेना कितने लोगों को है हम लोग को? टोटल मिला के 5।
ठीक है, अब इसका टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा ये तुमको बताना है। ठीक है, मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। स्टार्ट। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, तो अगर केसेस बना लोगे तो भी चलेगा। मुझे केसेस बता दो कि सर ये केसेस बना है, दिस C1 इंटू दिस C1, वैसे करके बता दो। दैट कैलकुलेशन वी कैन डू लेटर ऑन। 6C4 इंटू 4C1, और बोलते जाओ, और भी तो केसेस बनेंगे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। हाँ तो आप तो समझ में, 2 4C3 लास्ट 6C1 इंटू 4C4। अच्छा चलो, ये बिल्कुल सही है। अब जरा जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताओ कि कौन सा वाला इसमें से आ रहा है, क्योंकि ये भी तो करना पड़ेगा ना। चलो ये तुम लोगों ने कर लिया, ये सही है बिल्कुल। अरे सॉल्व करके देखो कौन सा आंसर बन रहा है। यहाँ तक तो सही है बिल्कुल। अबे तो खोल ना, क्या दिक्कत है। 64 इंटू 4 बहुत बड़ी वैल्यू थोड़ी ना है। हाँ करो आराम से, मैंने कुछ बोलना नहीं है, बस करो, एक आंसर निकाल के दिखाओ। ये अभी इतना जन्म लग गया तुम लोगों को आंसर निकालने में, क्या किए बताओ तो सही। जैसे कुछ कैलकुलेशन तो मैंने भी तुम लोगों को क्लास में समझाया हुआ है। जैसे 64 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 64 कितना आया तुम लोगों का बताओ। क्या सोचते हो, 120, और 4C1 किसके इक्वल होगा। 4C1 को 1 के इक्वल कर दोगे। पता है दिक्कत क्या हो रही है, तुमने जो 64 बोला ना वहीं पे गड़बड़ हो गया तुम्हारा। 6C4 का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर को कैसे सॉल्व करता है तुम लोग। जैसे मान लो एनसीआर का फॉर्मूला, हाँ एक सेकेंड, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, ये होता है ना फॉर्मूला। हाँ तो ये जो तुम बोला अभी, क्या 64 को 62 बोल सकते हैं, पहले ये बताओ। क्योंकि 64 और 62 की वैल्यू इक्वल होती है। उससे क्या होगा कि अगर तुम 64 निकाल लेगा तो 62 तुमको निकालना नहीं पड़ेगा। अब इसमें से कोई एक निकाल लो, और इसका तरीका है या तो तुम उस फॉर्मूला से निकालो, या फिर एक तरीका और होता है। जैसे 62 अगर निकालना है तो 6 इंटू 5 लिख दिया ऊपर में, नीचे 2 इंटू 1 कर दिया। तुम बोले सर ये क्या है, मैं बोलूँगा अरे देखो 6C2 दो प्लेस तक जाना है तो ऊपर में 6 इंटू 5 लिखो और नीचे 2 इंटू 1 कर लो, तो इसका वैल्यू आएगा 15, जो कि तुम 120 हमको बोल रहे हो। और अगर 6C2 15 है तो 64 भी 15 होगा। और एक चीज़ और, NC1 का वैल्यू n होता है और NCn का वैल्यू 1 होता है। ये सब मैंने क्लास में अलग से फॉर्मूला दिया था। तो 4C1 का वैल्यू 4 होगा, तो पहला वैल्यू हुआ 60। अब 4C2 6 होता है, 6C3 को कर लो 6 5 4 3 2 1। 63 निकालना है, 3 पेज तक जाओ, 6 5 4 नीचे लिखो 3 2 1, 3 2 6 गायब, 20 हो गया, 20 इंटू 6 हो गया 120। अब 62 तुम ऑलरेडी निकाल चुका है, यहाँ 15 लिखो। अच्छा 4C1 के इक्वल होगा, और 4C1 4 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 4 फिर आ गया, 60 बन गया। अब 6C1 का वैल्यू होता है 6, 4C4 होता है 1, तो यहाँ आ गया 6।
अब जरा इन सबको ऐड कर लो, तुमको अपने आप आंसर दिख जाएगा 246। ये जो कैलकुलेशंस है ना, इसको फास्ट करना पड़ेगा। तुम लोग अभी बैठा इतना देर से किया, बाद में बोला 62 का वैल्यू 120 आ रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। तुम लोग मुझे एक चीज़ बताओ, ये सब याद है तुम लोग को? एक चीज, ANCN कितना होता है पहले बताओ जल्दी से। NCN कितना होता है? 1। और NC1 कितना होता है? हाँ, तो ये तो देखो सबसे बेसिक चीज़ हो गई। इसका मतलब है कि अगर 66 आ रहा है तो उसको 1 लिख के ख़त्म करो, अगर 61 आ रहा है तो उसको 6 लिख के ख़त्म करो। अब उसी तरीके से अगर लिखा है NC0, इसका वैल्यू बताओ। जीरो कभी होता है? फैक्टोरियल में कभी जीरो होता है? NC0 निकाल रहा है, सोचो कैसे निकालेगा। तुम फॉर्मूला से करना चाहो, फॉर्मूला से एक बार करके वेरीफाई कर लो। n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल, अबे चुप रहो, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, ये NC0 1 होगा, इसका मतलब है कि 6C0 हो या 7C0 हो या 8C0 हो, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। इसी से बेसिक बेसिक बातें। अच्छा, एक चीज़ और, NCA और NCB जब बराबर होते हैं तो A प्लस बी की वैल्यू, हाँ, इसका मतलब है कि कभी किसी क्वेश्चन में तुमने 6C2 निकाल लिया तो फिर उसको 6C4 के लिए यूज़ कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में तुमने 5C3 निकाल लिया तो 5C2 के इक्वल कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में 4C1 निकाल लिया तो उसको 4C3 के लिए यूज़ कर सकते हो। इन सब के पीछे रीज़न यही है। और अब सबसे लास्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन में तुमको 9C7 निकालना पड़ जाए तो 9C7 निकालो नहीं, 9C2 निकालो। और इसके लिए मैंने अभी क्या तरीका बताया, 9 इंटू 8, 2 इंटू 1। ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है तुमको? 9 इंटू 8 और 2 इंटू 1, इसको समझ लो क्योंकि इससे काम ईजी हो जाएगा तुम्हारा। अब 2 से 8 काटे 4 हो गया, 9 इंटू 4 36, इससे तुमको ये भी मिल गया और ये भी हो गया, 36 हो गया। किसी का बैकग्राउंड इतना गंदा क्यों होता है? मतलब तो घर वालों को समझाओ ना कि अबे 1 घंटा क्लास चलता है, उसमें से हम लोग आधा घंटा सुनते हैं, 15 मिनट सर पढ़ाते हैं, इस समय तो शांति मेंटेन कर ले। 1 घंटा अपने लिए शांति नहीं ला सकता तुम लोग? बताओ घर वालों को, समझाओ कि हम लोग एग्ज़ाम क्लियर हो नहीं पा रहा है, बहुत बुरे हालत में हम लोग। समझाएगा तो लोग समझ जाएगा, 1 घंटा कुछ नहीं बोलेगा। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ कहीं से, तो मैं एकदम से बोल दिया हूँ कि मतलब मौत भी आ गया ना तो मौत को बोल दो कि थोड़ा देर के बाद आओ, और अगर आए हो तो साइलेंटली आओ और लेके चले जाओ मुझे। आवाज़ नहीं आना चाहिए, एकदम साइलेंट। मैं क्लास में भी बोलता था अबे चुप बैठो, बट वहाँ तक क्या था, माहौल था वो अलग टाइप का था। तो मिमिक्री किया हुआ है, सौरभ देखा ही है तुम, तो वो एक अलग चीज़ था। बट ये क्या है, ये पर्सनलाइज चीज़ चल रहा है। यहाँ पे भी अगर पीछे से बैकग्राउंड चुप करा दो ना, उन लोगों को बोलो बैठ जाओ, आओ बैठो, सब टाइटल्स का एक वीडियो देखो बिना सब कुछ समझ में नहीं आएगा, हम लोग को भी नहीं आएगा, तुम लोगों को तो कुछ नहीं आएगा, बैठ जाओ, आ जाओ, चुप करा के बैठा दो, ठीक है? तो साइलेंटली सुनेगा ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा तुम लोग को। अब ये चीज़ समझ में आएगा, वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके दो जल्दी से। 8C5 देखते कौन पहले निकालता है, जल्दी। घटिया वाला मेथड से नहीं, अच्छा वाला मेथड से निकालो, एंड जल्दी, मेक इट फास्ट। 30 सेकंड्स में आंसर चाहिए, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है? कितना बोल रहा है, ठीक से बोलो। 56, 5-6 बोलता है, अरे 56 होता है वो, 5-6 नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, एक और निकालो, एक और निकालो, 9C2 जल्दी। अबे निकालो फिर से, 9C2 तुम लिखा थोड़ी ना है। कितना? 36, 36 नहीं होता है कुत्ते, 36 होता है। क्यों बेकार यूट्यूब में पिटवाओगे मुझे? अच्छा, 10C3 निकालना है जरा जल्दी से। बस, अब हो गया। अब इसको याद रखना ज़िंदगी भर के लिए, बस। हाँ, बस इस तरह से, पता है ये चीज़ तुम नहीं पाएगा कहीं पे भी, जो मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँ, ना क्लास में मिलेगा, ना जहाँ तुम लोग करके मरा के आया हो, ना वहाँ मिलेगा, ठीक है? अब आराम से सीखो अच्छे से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है उस टॉपिक का जो तुम लोग मुझे करवाने के लिए बोल रहा था, बट मैंने नहीं करवाया। मैं बोला कि करवाऊंगा उसको, बाद में कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन भले ही उस टॉपिक का है, तुम इसको ईजिली कर सकता है, और इस बार के पेपर में आया भी था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, तुम लोग को इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। x प्लस 4y पूरे के पावर में 3 इंटू एक्स माइनस 4y पूरे के पावर में 3 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 2, इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, ये बताना है। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको करने के कोई खास इस चैप्टर को
नहीं भी डिटेल में पढ़े हो तब भी कर सकते हो, करो, ऑप्शंस मैंने दे दिया। नहीं आता है इसका मतलब, क्योंकि ये क्वेश्चन या तो आएगा या फिर नहीं आएगा। देखो सबसे पहली चीज़ है, मैंने तुम लोग को एक चीज़ समझाई थी बाइनोमियल थ्योरम में, खासकर स्टार्टिंग के दो दो मिनट के अंदर ही मैंने बता दिया था कि कोई भी ऐसा एक्सपेंसन जो कि बाइनोमियल है विद द पावर n, तो उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, बोलो अगर याद है तो। हाँ, जोर से बोलो। अगर a प्लस बी के पावर में n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, ये तो बता ही सकते हो, या ये भी नहीं बता सकते, सोचो ना, इजी तो है। n-1 मतलब क्या, टर्म्स खत्म करने का चक्कर में हो क्या? और ये आंसर देने से पहले एक सेकंड के लिए सोचते तो सही कि सर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को पूछेंगे तो हम लोग सर को बड़ी फटाक से बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कितने टर्म्स हुए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में? 3। और जब सर हम लोग को पूछते हैं a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो हम लोग सर को क्या बोलते हैं आंसर में, याद करो इसका फॉर्म, 4। तो इसका मतलब है, हाँ या हाँ, कोष्टक वाला छोड़ दो, खोल के बोलो, कोष्टक वाला छोड़ दो तुम, हाँ खोल के 4 होगा। तो तब तुमको क्या दिखा कि जब भी पाइनोमियल के पावर में कोई भी नंबर है तो खुलने के बाद एक ज़्यादा टर्म मिल रहा है, 2 था तो 3 मिला, 3 था तो 4 मिला। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक बाइनोमियल में एक्सप्रेस कर दूं तो मुझे आंसर आराम से मिल सकता है। तो उसके लिए तुम देखो यहाँ पे है a प्लस बी, यहाँ पे है a माइनस बी, तो क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर पूरे के पावर में 3 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 2। हाँ या ना में सिर्फ जवाब देना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ये समझ में आया क्या किया मैंने, इज इट क्लियर? अरे तेरी तो ऐसे की तैसे, ए की पावर n इंटू बी की पावर n को ए बी के पावर में n लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सोच के देखो। हाँ तो बस बिल्कुल, तो x प्लस 4y इंटू एक्स माइनस 4y को कंबाइन करके पावर 3 कॉमन खींच लिया और अंदर में फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। अब बताओ क्या ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो फिर ये क्या बन गया फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर के पावर में 6। अब फिर से वही सिचुएशन हो गया कि ये बाइनोमियल है, पावर में 6 है तो कुल 7 आएगा। अब ये कोई हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है, बहुत ही सिंपल है ये तो। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा हूँ। हाँ बस ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि दो वैल्यूज़ हैं x एंड y और इनके बीच का gm है g। gm का फॉर्मूला एक बार जल्दी से बता देना मुझे, व्हाट इज gm? अंडर रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन जिसको बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन अभी तुम लोग कैसे करेगा ये तो बात का बात है, मैंने डेफिनेशन सिर्फ पूछ लिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर टू वैल्यूज x एंड y जिनके बीच में एक gm है g, और तुमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन में आंसर्स अवेलेबल हैं जी स्क्वायर, 1 बाई जी स्क्वायर, 2 बाई जी स्क्वायर, 3 बाई जी स्क्वायर। स्टार्ट। और करना जरूर, चाहे किसी भी तरीके से करो, वैल्यू पुटिंग करो, मेरे हिसाब से वैल्यू पुटिंग ज़्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए, बट करना जरूर।
नहीं, इसका मतलब है कि सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हो कि क्या किए हो इतना देर मतलब। बोलो बोलो बोलो, ठीक है, आई एम वेटिंग। तुम वो कर लो कर लो कर लो। कौन सा? बी फॉर बॉम्बे? बी फॉर बॉम्बे, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। चलो ठीक है, अभी एक बार मैं मेथड से बता देता हूँ, मतलब शॉर्टकट से। एक्स को ले लो 1, वाई को ले लो 4, तो जी हो जाएगा 2। जो भी सेंसिबल होगा वो यही वैल्यूज लेगा, क्योंकि ईजी है। लेने को तुम 2 4 8 भी ले सकता है, बट वो कैलकुलेशन लंबा कर देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स और वाई को अगर मैं 1 और 4 ले लूँ तो जी हो जाएगा 2। अब यहाँ पुट करो, इन्हीं वैल्यूज़ को स्टार्ट करो। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1, तो ये हो गया 1/3, प्लस 1/g² मतलब 4 माइनस y² मतलब 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/12। एलसीएम ले लिया 12 का, 4 माइनस 1, आंसर आ गया तुम्हारा 3/12, जो कि काट के बनेगा 1/4। तुम बोलेगा सर 1/4 कहीं पे भी नहीं है, मैं बोलूँगा बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जी तो 2 है, तो जैसे ही तुम डालेगा यहाँ पे g², तो 2 का स्क्वायर 4, आंसर बन गया। ऐसे ही किए थे या कुछ और किए थे ये बताओ? बिल्कुल, और लेकिन थोड़ा तेजी से करना। 248 ले लिया होगा तुम, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा हो गया एक्चुअली, तो उससे तुम्हारा कैलकुलेशन का जो वैल्यूज़ है वो बड़ा हो गया। आंसर वही आया लेकिन वैल्यूज़ बड़ी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आराध्या, आराध्या सो गया है? समझ में आया कि नहीं? हाँ बस समझते जाओ ठीक से। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी जीपी का है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं जो कि इंक्रीजिंग जीपी में है। 3 नंबर्स हैं लेकिन वो इंक्रीजिंग जीपी में है। अब बताओ मुझे एक बार, इंक्रीजिंग जीपी किसको बोलते हैं? मैंने क्लास में बताया था। इंक्रीजिंग जीपी कौन सा होता है? जीपी दो तरह के होते हैं, इंक्रीजिंग जीपी, एक डिक्रीजिंग जीपी। तो इंक्रीजिंग जीपी क्या होता है, क्या बताया था, कुछ याद है? अब बोले ये भी नहीं कहता मेरे पास। हाँ पॉजिटिव नहीं। अब जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 1 2 4 8, 2 4 8 16, 3 9 27 81। इन सब में अगर मैं तुमसे पूछूं कि कॉमन रेशियो कितना है, तो जल्दी जल्दी बताना जरा। पहले वाले में कॉमन रेशियो कितना है जरा बताना? 2। दूसरे वाले में? तीसरे वाले में? 3। अब मैं लिखता हूँ 8421 16842 812793। अब बताओ आंसर में क्या चेंज आएगा? इसमें आर, इसमें आर, इसमें आर, कितना कितना हो जाएगा बोलो तो? अभी भी 2 रहेगा, 1/2। ये भी 1/2, ये 1/2। हाँ अब देखो, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि इन सब में आर का जो रेशियो बन रहा है ग्रेटर देन 1 है। नहीं बच्चे, ग्रेटर देन 1 है, और ये लेस देन 1 है। तो इंक्रीजिंग जीपी उसको बोलते हैं, हाँ, इंक्रीजिंग जीपी उसको बोलते हैं जिसमें कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो, और डिक्रीजिंग जीपी उसको बोलते हैं जिसमें कॉमन रेशियो लेस देन 1। जैसे इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग एपी में क्या होगा सोच के देखो। वहाँ पे एपी का भी 2 टाइप होता है, एक इंक्रीजिंग एपी, एक डिक्रीजिंग एपी। तो इंक्रीजिंग एपी किसको बोलते होंगे सोचो, बोलो इंक्रीजिंग एपी। कॉमन डिफरेंस 1 से नहीं, कॉमन डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0। अगर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो फिर इंक्रीजिंग है। अगर कॉमन डिफरेंस लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो फिर वो डिक्रीजिंग है भी, ठीक है। तो इस चीज़ को जानते हुए इस क्वेश्चन में जाओ कि तुम्हारे पास में 3 नंबर्स हैं। यहाँ वैल्यू पुटिंग नहीं चलेगा, पहले बता दे रहा हूँ, जो कि इंक्रीजिंग जीपी में है। और अगर तुम मिडिल नंबर को डबल करते हो, इन तीनों में जो मिडिल नंबर है अगर उसको ट्वाइस कर देते हो, तो जो तुम्हारा रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता है वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये है क्वेश्चन, ये आएगा देखना इस बार। 3 नंबर इंक्रीजिंग जीपी में है, लेकिन उन तीनों में से अगर मैं मिडिल नंबर को डबल कर देता हूं तो वो तीनों नंबर एपी में चले जाते हैं। तो बताओ कॉमन रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो? करो तुम लोग, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम लोग पहले ट्राई करो। मुझे नहीं पता तुम लोग कर पाएगा कि नहीं, लेकिन एट द एंड तुम लोग सीखेगा इस क्वेश्चन को। और क्या, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख के छोड़ दे रहा हूँ, तुम लोग करना स्टार्ट। क्या तोड़ रहा है?
दे दिया है। मैं बोल चुका हूँ पहले कि वैल्यू पुटिंग से बात बनेगा नहीं। देखो ऑप्शन कैसा गंदा गंदा सा है, कहाँ वैल्यू पुटिंग से होगा। क्या करना है बोलो, हुआ कुछ या बताओ? नहीं हो रहा है, चलो कोई बात। चलो देखो ध्यान से समझो, हम लोग जीपी के टर्म्स कैसे लेते हैं, क्या बताया था मैंने? जीपी के टर्म्स लेने हैं, क्या लेना चाहोगे बताओ, कैसे लेते हैं जीपी के टर्म्स? क्योंकि कुछ 1 2 4 तो वैल्यू बोल दिया तुम ना, 1 2 4 थोड़ा ना लेना है, टर्म्स लेना है। कोई भी जनरल टर्म बताओ, जैसे एपी के लिए होता है। हाँ बोलो बोलो, यस बोल रहा, सही बोल रहा है, बोलो बोलो क्या बोल रहा था? ए के बाद सीधा ए आर स्क्वायर, ठीक है बस, ठीक है, इतना तो तुमको ही मालूम था, ये तुम बोल सकता था। और यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हारा जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी हो भी रहा है इससे। अब तुमको क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इन तीनों में से मिडिल टर्म है उसको कर दो डबल। चलो भाई डबल कर देते हैं इसको, और जैसे ही तुम डबल किया, हाँ जैसे ही तुम इसको डबल किया तो ये क्या बना रहा है? एपी। अब जल्दी से बताओ एपी का कंडीशन अगर मैं इसमें यूज़ कर दूँ तो क्या निकल के आएगा, तुम लोग बताओ मुझे। एपी का कंडीशन लगाओ इसके अंदर में, क्या बताए, क्या होता है? ए बी सी आर इन ए पी। हम लोग क्या भाई थप्पड़ मारूंगा, ए बी सी अगर ए पी में होता है तो हम लोग क्या देख के डिसाइड करते हैं कि ए बी सी ए पी में? हाँ तो यहाँ पे अगर 2b की बात करूँ तो हो जाएगा 4ar, और a प्लस सी की बात करूँ तो हो जाएगा a प्लस ए आर स्क्वायर। हाँ या ना में जवाब देना खाली, होगा ये। अब इसको बस सॉल्व करते हुए चले जाओ, और सॉल्व भी क्या करोगे, a कॉमन लेके कट कर दो, तो यहाँ पे बच गया 4r, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ बच गया आर स्क्वायर। अब ये टोटल इक्वेशन बन गया आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग जितना जल्दी इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का कोशिश ना करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करें, ज़्यादा जल्दी आंसर निकलेगा, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग होगी भी नहीं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, बोलो क्या सब, बोलो कैसे करेंगे बताओ। याद है फॉर्म, माइनस बी का मतलब है 4 हो गया, प्लस माइनस अपॉन में 2a, यही बनेगा ना? हाँ तो यहाँ से क्या निकला, 4 प्लस माइनस अंडर रूट का 12 अपॉन में 2। अच्छा प्लस माइनस रूट 12 का मतलब है 2√3 अपॉन में 2। अब इसको अगर 2 कॉमन लेके काटेंगे तो 2 वैल्यूज आ रहा है, और दोनों के दोनों हमारे ऑप्शन में 2 प्लस रूट 3 भी है, 2 माइनस रूट 3 भी है। अब तुम लोग मुझे सोच के बताओ कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि इतना तो तय हो गया है कि ये दोनों तो नहीं है, लेकिन 2 प्लस रूट 3 भी है, 2 माइनस रूट 3 भी है, तो हाउ यू विल डिसाइड विच वन इज करेक्ट? प्लस वाला नहीं, क्यों प्लस वाला, क्यों, वाई नॉट माइन? 1 से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल हाँ, ये 1 से ज़्यादा 2 प्लस रूट 3 होगा, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू जो है ये लेस देन 1 है, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। अभी सेम क्वेश्चन में अगर लिखा होता डिक्रीजिंग जीपी तो फिर तुम्हारा फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाता। इंक्रीजिंग का मतलब है कॉमन रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गया है क्या? हाँ या ना? हाँ क्लियर हो गया ना? तुम क्या कर रहा था वो अब मेरे लिए मीनिंग नहीं रखता है, ठीक है ना? ठीक है चलो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं वैल्यू पुटिंग से तो होगा नहीं, मैं पहले ही बोल दिया था ना तुम लोग को। चलो 6th क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा ये जरूर कर लेना, इसमें दिया हुआ है
तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहले तुम्हें बता दो, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसका दो साइड बराबर होता है। चलो फिगर भी बना दिया। अब इसमें बी का कोऑर्डिनेट है 1,3, सी का कोऑर्डिनेट है -2,7। वो तुमको बोलता है कि ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वर्टेक्स। बदले में उसने तुमको सिर्फ एक चीज़ दी है कि तुम्हारा ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है। मैं इसके ऑप्शंस दे रहा हूँ, तुम लोग करना स्टार्ट कर दो। हो सकता है कुछ अच्छा सा निकालो, या एटलीस्ट मुझे आंसर का आइडिया दो कि सर मुझे ये वाला आंसर सही लग रहा है, लेकिन लॉजिक के साथ, ऐसा नहीं कि सर देखने में सही लग रहा है इसलिए। ये कर दिया मैंने चारों ऑप्शन। अबे कौन फेंक रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और मैं दूंगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तुम्हारा टाइम होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट ले लिया, मैं 1 मिनट और दे देता हूँ। मुझे एक गेस वर्क करके भी दे सकते हो अगर आंसर तो दो। चलो छोड़ दो, तुम लोग छोड़ दो, मेरे साथ करो। बोलो क्या क्या किया अभी तक। कुछ तो किए होगे तुम लोग, सब लोग क्या कर रहे हो बताओ। कैसे स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। डोंट डू नाउ, मुझे बताओ कैसे करोगे। स्टार्टिंग ले लो, बताओ। या कुछ भी नहीं कर पाए? हाँ हाँ भाई बोलो। क्या 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 हुआ, क्या हुआ? बी बोल रहा है, चलो तुम बताओ क्या किया। ठीक है, बी बोल रहा है। बोलो क्या किए पहले वो बताओ ना, ताकि पता तो चले क्या किए हो। एकदम से बी बोल दिया, अभी ये भी नहीं पता सही है कि नहीं। बताओ क्या किए, बताओ। हाँ हाँ, थप्पड़ पड़ जाएगा फिर, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, कैसे? ए तो, ए तो है ही नहीं ना तुम्हारे पास। अच्छा चलो ठीक है, स्टार्टिंग स्टेप सही है तुम्हारा, एक्स वाई ले लिया। उसके बाद तुम, हाँ ए सी के बराबर करना है। बोलो ए बी का डिस्टेंस कहाँ से निकालोगे?
हाँ ठीक है ठीक है, ए बी स्क्वायर भी कर दो, चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास आएगा वो है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर। यही कह रहे हो ना, यही कह रहे हो ना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अबे किसका बैकग्राउंड इतना गंदा है, उसको चुप करा दो यार। चलो अब स्टार्ट हो जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 वाई। ये लिखते ही क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब तुम इसको एक पूरा इक्वेशन बना दो, माइनस टू एक्स को वहाँ भेजो, 6x बन गया, हटाओ इन दोनों को यहाँ से। माइनस 14y है, ये इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस 8y, ये भी दोनों गए। 49 प्लस 4 53 होता है, यहाँ पे 9 प्लस 1 10 है, इधर जाके बन जाएगा प्लस 43। देखो ये इक्वेशन आ गया। अब तुमको सिर्फ इतना करना है कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको पुट करके देख लो कि कौन सा वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। मैं सी चेक करा देता हूँ तुमको, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं बनने वाला। 6 इंटू 5/6 माइनस 8 इंटू 6 प्लस 43, चेक कर लो, ये तुमको जीरो दे रहा होगा, कर सकता है ईजी है। 5 माइनस 48 प्लस 43 एकदम से जीरो हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन चेक कर लो, कोई भी नहीं बनने वाला। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, मेथड समझ में आया कि नहीं? किया तो तुम लोग भी यही था, बट लास्ट स्टेप में यही करना था कि जैसे ही एक इक्वेशन आता तो तुम ऑप्शन को डाल डाल के चेक कर लेता कि कौन सा वाला सही है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में करो 1,6 कर रहा है तुम्हारा, कहाँ से कर रहा है, करना जरा। ये 6 हो गया, माइनस 48 हो गया, ये 43 हो गया, कहाँ से कर रहा है, 1 आ जा रहा है ना, फिर तो गलत है। कर रहा होता तो मैं मना थोड़ी ना करता। अरे पीट वीट दो ना, जो भी है, कौन है, हाँ पीट दो जाके, चलो पीट दो पकड़ के। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, दो सर्कल है। अबे क्वेश्चन का पूरा आंसर तक पहुंचना होता है। अब देखो ये है दो सर्कल का इक्वेशन, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तुम्हारा क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि ये दोनों सर्कल, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। याद करो मैंने एक केस बताया था नंबर ऑफ टेंजेंट्स वाला, उसमें 6 केसेस बताए थे। पहला केस जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक जिसमें टच ही नहीं कर रहा है, एक जिसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वो वाला केस है, इंटरसेक्ट वाला केस। तो अगर तुम्हारा दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो बताओ व्हाट इज आर, क्योंकि यहाँ पे आर मिसिंग है, आर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शंस मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने क्लास में थ्योरी बताई थी वो याद होनी चाहिए। तो पहले मुझे बताओ वो थ्योरी क्या थी, क्योंकि ऐसे फालतू का ट्राई मत करना इस क्वेश्चन को। तुम लोग को मैंने एक केस बताया था जिसमें ऐसे दो सर्कल मैंने बनाए थे ऐसे करके, याद है ये वाला या याद नहीं? अब दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो याद है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो बोलो सीधा सर याद नहीं, आप याद है तो क्या बताया था, याद है तो बताओ इसमें क्या बताया था मैंने, याद करो। इसमें मैंने कुछ समझाया था तुम लोग को कि सबसे पहला काम करते हैं सेंटर बनाने से, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ से ढूंढ लेंगे C1 C2, और फिर साथ में रेडियस निकाल लेंगे R1 R2, और इसको ज्वाइन कर देंगे। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी हाँ बहुत बढ़िया, नहीं इक्वल्स टू नहीं होता है, R1 माइनस R2 इज ऑलवेज लेस देन C1 C2, और C1 C2 इज ऑलवेज लेस देन R1 प्लस। और ये हम कहाँ से लाते हैं, बिकॉज ट्रायंगल के दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है, और ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। यहाँ पे हमने C1 C2 को, हाँ C1 C2 जो कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल है, उसको हमने एक साइड मान लिया। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोग से, कर सकोगे 2 मिनट में? लेकिन करना है, देखो 6:57 हो गया है, 2 मिनट में चाहिए मुझे आंसर, कर लो स्टार्ट। बताओ कौन सा आंसर बन रहा है, जल्दी करो, इजी है, इसके आगे कुछ है नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। रेडियस निकालना है दोनों सर्कल का, जिसमें से एक का तो अननोन ही है, और दोनों का सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जो कि तुम इजीली कर सकता अगर चाहेगा तो। करो जल्दी से।
नहीं, तुम लोग लेट करता है बे, तुम लोग फंसा दिया साला। सेंटर क्या है पहले सर्कल का, पहले बताओ जरा, सेंटर पहले सर्कल का क्या है, जल्दी। अब छोड़ दो, तुम लोग करना बंद करो। हाँ, सेंटर बताओ पहले सर्कल का। अबे सो गया क्या? अरे पहले सर्कल का जीरो जीरो बोलो ना। और रेडियस बताओ पहले सर्कल का क्या है, रेडियस, जल्दी बोलो। जीरो हो गई ना। अबे सेंटर जीरो हुआ है, रेडियस क्या है, जल्दी बताओ। रेडियस भी तो वही होगी, जीरो। सेंटर रेडियस जीरो होगा, वाह बेटे, तुम, यही तो सही बात है यार। तो आर तो ऐसे ही दे दिया मेरे ख्याल से, फालतू का। अरे आर क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, सेंटर ही जीरो, सेंटर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बोल रहे हो यार, क्या 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 रहे हो? रेडियस तुमको पता है क्या होता है, व्हाट इज रेडियस? वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मतलब ऐसा कोई भी इक्वेशन जहाँ पे ये लिखा हुआ मिल जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो तुम तो उसका रेडियस हमको जीरो बोलने वाला है। 3 तो होगा ही नहीं ना वो कभी। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है तुमको? अब दूसरे वाले सर्कल का सेंटर बताओ जल्दी से। व्हाट इज द सेंटर फॉर द सेकंड सर्कल? थ्री। सेंटर थ्री थ्री। 3 3, सेंटर 3 होता है कभी इस सर्कल का सेंट? बेटा उसका हाँ, सेंटर -5,0 -5,0 नहीं होता है बच्चे, तुम भूल रहा है, सारा चीज भूल रहा है। इसमें फॉर्मूला होता है माइनस 5,0 5,0 होता है। अब रेडियस बोलो जल्दी से, R2। हाँ वो माइनस हाँ, थ्री। 3, ओनली 3, देर इज नथिंग कॉल्ड रेडियस। ठीक है, अब देखो सेंटर मिल गया पहले सर्कल का 0 0, रेडियस उस सर्कल का R है। दूसरे सर्कल का सेंटर मिल गया तुमको 5,0, रेडियस तुम्हारा 3 है। अब यहाँ पुट करो R-3, R+3। अब सोचो कि पहले सर्कल का 0 0 है और दूसरे सर्कल का 5 0 सेंटर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 5। अब खाली इतना सा पार्ट ले लोगे तो यहाँ से r का वैल्यू आएगा <8, और इतना सा पार्ट ले लोगे तो r का वैल्यू आएगा <2। अब तुम ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों बातें कवर करता है तुम्हारा पहला ऑप्शन, जो कि बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सिर्फ इतना करना था कि दोनों सर्कल के इक्वेशन को स्टडी करना है, वहाँ से सेंटर और रेडियस निकालना है पहले सर्कल का, दूसरे सर्कल का सेंटर और रेडियस भी उसी तरीके से निकालना है, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दैट्स इट। उसके बाद जो हमने किया है दैट इज प्लेन थ्योरी। आ गया समझ में? क्लियर है? चलो फिर ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। चलो दैट्स इट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।